नमस्कार। मछलियाँ पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ही गैस कैसे निकल जाती है, कभी सोचा आपने आखिर ये किस प्रोसेस को फॉलो करती है? ये कंसेप्ट होता है हेनरी लॉज। इस हेनरी लॉ को हम स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी चैप्टर के अंदर। ये सॉल्युबिलिटी हम क्लास 12 में जो केमिस्ट्री है उसके अंदर स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी का। आज सॉल्युबिलिटी के कुछ स्पेशल कंसेप्ट पे हम देखेंगे, कैसे गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहती है, कैसे सॉलिड एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, हेनरी लॉ क्या होता है, ली सटालिए का लॉ क्या होता है, इसके अलावा मोल फ्रैक्शंस, इनका यूज सॉल्युबिलिटी में कहाँ से आता है, ये सारी चीजों का डिटेल हम अभी इस पर देखेंगे। गैस और टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर के साथ क्या संपर्क है, क्या कनेक्शन है, गैस का प्रेशर के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें, और सॉल्युबिलिटी प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, ये सारा कंसेप्ट हम अभी इस पर देखेंगे। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक फिक्स सॉल्वेंट के अमाउंट में, एक सिग्निफिकेंट सॉल्वेंट के अमाउंट में डिसॉल्व हो जाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसे ही क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टॉपिक होता है, या सॉल्युबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें डिपेंड करती है। इंडस्ट्री में हमारे जितने बेवरेजेस होते हैं, खाद्य पदार्थ हो गया, इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस फूड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ये सब सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गैस जो होती है यह लिक्विड में डिसॉल्व होती है, इसकी वजह से ये मछलियां जो होती है पानी के अंदर में सांस ले पाती है। ऑक्सीजन आखिर पानी के अंदर डिसॉल्व रहता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही इसकी कैप को ओपन करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर जैसे ही रिलीज होता है तो हेनरी क्या कहता है कि अगर प्रेशर रिलीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, प्रेशर कम होगी तो सॉल्युबिलिटी जो होगी गैस की वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और अगर प्रेशर कम हो जाए तो यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जो गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व था कोल्ड ड्रिंक के बोतल में, वो क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो गैस कहाँ रिलीज हो जाता है, बाहर की तरफ। ये कंसेप्ट है हेनरी लॉज का। तो आइए थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। टेम्परेचर कोई भी किसी भी सॉल्यूशन जो है, किसी भी सॉल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट हो गया टेम्परेचर, फिर प्रेशर, फिर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस टाइप के हैं, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, किस टाइप का सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सॉल्युबिलिटी स्पेशली डिपेंड करती है किस चीज पर, तो लोगों को जनरली ये ध्यान रहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर पर। लेकिन थर्ड चीज और होती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस चीज को ध्यान रखना है। इसीलिए बार बार इस चीज पर जोर दिया जा रहा है, किसी भी वस्तु की, किसी भी पार्टिकल की या किसी भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी जो होती है 3 चीज के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट हो गया टेम्परेचर, सेकंड हो गया प्रेशर, और थर्ड चीज होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ अब हम देखेंगे 2 टाइप होते हैं, एक सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने देखा होगा चीनी, शक्कर को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, शक्कर क्या होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में। ऐसे ही नमक देखते हैं, नमक क्या है, NaCl, तो नमक यानी सॉल्ट, तो सॉल्ट भी डिसॉल्व करते हैं किसमें, लिक्विड में। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, NaCl और शुगर। ये दोनों ही चीजें किसमें डिसॉल्व हो जाती है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या पानी के अंदर या पानी सॉल्वेंट जो है इसके अंदर सारे सॉलिड्स जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सॉलिड अपने एक स्पेसिफिक जो लिक्विड है उसी में ही डिसॉल्व होता है। जैसे नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो फिर ये किसमें डिसॉल्व होते हैं, ये बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं। जैसे ही जहां पे जो
अनएक्सेप्टेंस वाली चीज आती है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पहला क्वेश्चन बना कि क्या पानी सबसे बड़ा या सर्वव्यापक, ठीक है, या जिसको कहते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड सॉल्वेंट है, गलत है। हर चीज को पानी जो है डिजोल्व अपने में नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, या एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन किसमें डिजोल्व होते हैं। 4 ऑप्शन देगा, एक वाटर रहेगा, एक बेंजीन रहेगा और 2-3 और ऑप्शन रहेंगे। तो हमको पता है कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन किसमें डिजोल्व होते हैं, बेंजीन में डिजोल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के क्या आ रहा है, इसका कंसेप्ट निकल के ये आ रहा है कि पोलर सॉल्यूट जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होता है। कैसे? सोडियम क्लोराइड पोलर होता है ना, पोलरिटी आप लोगों ने पढ़ा है, आपको बताया था मैंने। पोलर का मतलब क्या होता है, जो प्लस और माइनस चार्ज में टूट जाए उसको क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। जैसे सोडियम NaCl जब ब्रेकेज होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो इसका केस क्या क्या बनेगा, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। ऐसे शुगर होता है, शुगर का भी ब्रेकेज होता है तो वो भी पोलरिटी शो करता है। तो हर, और ऐसे H2O होता है, H2O को भी जब अपन ब्रेक करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होगा, H प्लस और H माइनस आयन में। तो ऐसे सभी सॉलिड्स जो प्लस और माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाए तो उनको क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे। तो ये कंसेप्ट निकल के क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोलर सॉल्यूट जो होता है ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर जो होता है सॉल्यूट वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। एग्जांपल है नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और बेंजीन का भी स्वभाव कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो एक एग्जाम में, कई एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बेंजीन होता है पोलर होता है, नॉन पोलर होता है क्या, ये जनरली गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो बेंजीन भी कैसा होता है, नॉन पोलर, यानी नॉन पोलर जो होता है नॉन पोलर के अंदर में डिसॉल्व होता है। अब एक इसमें वो आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में समझेंगे। जब कोई भी सॉलिड को, एग्जांपल में हम ले लेते हैं अभी फिलहाल शुगर को। घर में सबने चाशनी बनते हुए देखा होगा। चाशनी कैसे बनाते हैं, शक्कर का और पानी का क्या होता है, घोल होता है। शक्कर को, शुगर को पानी में डिसॉल्व करते जाते हैं। एक फिक्स कंसंट्रेशन तक शुगर जो होता है पानी में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है अपने आप। फिर और डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम हीट देते हैं, उसको चढ़ाते हैं गैस के ऊपर, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और शुगर डालते हैं और शुगर डिसॉल्व होता जाता है। बट एक टाइम के बाद क्या होता है, शक्कर जो होता है वो उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। यानी शक्कर जो है, यानी शुगर जो है, अपने किस स्टेज को प्राप्त कर लिया, अपने सैचुरेशन स्टेज को प्राप्त कर लिया, जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अपने अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन स्टेज में आ गए। सॉल्यूट को भी जितना घुलना था उतना घुल गया, वो उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गया। सॉल्वेंट को भी जितना अपने में घोलना था, जितनी जगह थी उतना घोल लिया। अरे ऐसा समझिए, आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी के अंदर जितनी सीट है उतने ही लोग ना बैठते हैं। फिर आप कितना भी बाहर दरवाजे को प्रेशर लगाइए, कुछ भी करिए, सब नहीं आ सकते ना कोई। तो जितनी सीटें उतने ही अंदर बैठेंगे। बस वैसे ही सॉल्वेंट के पास जितनी जगह है, जितना उसकी क्षमता है, जितना उसकी कंसंट्रेशन, उतनी सॉल्वेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। ठीक है, कैसे, किस स्टेज में, पहले नॉर्मल स्टेज में डिसॉल्व करेगा, फिर थोड़ा प्रेशर लगा, टेम्परेचर देते हैं तो और भी डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन टेम्परेचर दे देने के बाद भी अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी आ सके। तो फिर क्या होता है, जो एक्सेस जो शुगर के पार्टिकल होते हैं वो आप देखे होंगे नीचे में सेटल्ड होना शुरू कर देते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल शुगर के होते हैं वो कुछ बाहर निकलने लगते हैं। यानी जितना हम बाहर से शुगर के पार्टिकल देते जाते हैं वो बाहर निकले हुए शुगर के पार्टिकल के साथ में कोलाइड होते जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है, एक्सेस सॉलिड पार्टिकल जो है पहले से मौजूद एक्स्ट्रा सॉलिड पार्टिकल के साथ कोलाइड होना शुरू करता है। इसे ही क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। और ये जो कोलाइडल फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जब चाशनी को आप कुछ देर के लिए ठंडा करते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे शक्कर जो है नीचे में सॉलिड स्टेट फॉर्म में, नीचे में क्रिस्टलाइज फॉर्म में चिपका हुआ रहता है। किससे, आपकी कढ़ाई से या किसी बर्तन के साथ में। ये सबने देखा होगा। इसलिए तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो एक्सेस सॉल्यूट था जो हम बाहर से दे रहे थे, यानी एक्सेस शुगर जो हम बाहर से दे रहे थे, वो पहले से एक्स्ट्रा मौजूद सॉल्यूट के साथ कोलाइडल फॉर्म में होता है।
उस कोलाइडल फॉर्म में को जो है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। प्रोसेस डिसोल्यूशन है। अच्छा, जब दो प्रोसेस एक साथ चल रही है, यहाँ पे क्या दो प्रोसेस एक साथ चल रही है, यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन हो रहा है यानी क्रिस्टलाइजेशन भी होता जा रहा है। एक प्रोसेस क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है, उतना ही अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। तो दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है, एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कि स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जैसे ही स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है तो जितना सॉलिड अंदर डाल रहे हैं उतना ही सॉलिड बाहर निकलता जाता है इक्वल अमाउंट में। यानी एंट्री करने वाला सॉल्यूट और एग्जिट करने वाला सॉल्यूट ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। उसे ही स्टेज को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी जिसे हिंदी में गतिक साम्य भी कहते हैं। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, हर चीज का गतिक साम्य होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। चाहे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें या गैस को भी हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उसकी भी अपनी क्षमता है, उतने ही तक वो उस गैस उसमें अंदर डिसॉल्व हो पाती है। उसके बाद क्या स्टेज आ जाती है, उसके बाद स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं जो हमने आपको बताया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, जब दोनों मैक्सिमम कंसंट्रेशन में आ जाते हैं, अब कोई गुंजाइश नहीं है ना टेम्परेचर देके ना कुछ देके कि और उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके, वो स्टेज क्या कहलाएगी, सैचुरेशन स्टेज कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट ये आता है कि टेम्परेचर और प्रेशर पे पॉसिबल नहीं है डिसॉल्व करना और सॉल्यूट को यानी गैस को इन सॉल्वेंट में। अब एक अगला कंसेप्ट आता है, एक ये हमने आपको बता दिया कि सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, दूसरा होता है गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। अच्छा, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड में थोड़ा सा हम आपको और एक्सप्लेन करते हैं। एक साइंटिस्ट हुए ली शतालिए एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक लॉ दिया। उन्होंने अपने लॉ में क्या बताया कि जो सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर का और प्रेशर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने अपने एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने क्या बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कब तक, जब तक कि वह डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज में ना आ जाए या जब तक हमने सैचुरेशन स्टेज में ना आ जाए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। एग्जांपल, जब भी ये कंफ्यूजन होगा तो हमेशा आप चीनी का ही एग्जांपल ध्यान करिएगा कि चाशनी हम बनाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो शुगर घुलता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, वो प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं। हमने आपको बताया था, दो हमने आपको कंसेप्ट बताया था, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए क्लास 10 के, जो हमने केमिस्ट्री आपको बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। एक बार फिर ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए हमको अलग से हीट देना पड़ता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि वहां पे क्या है, सिर्फ रिएक्शन दे देता है, रिएक्शन देने के बाद में लिखेगा कि ये रिएक्शन प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो या फिर डायरेक्ट पूछ देगा कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक मतलब प्लस, एंडो मतलब अंदर आना, यानी आप टेम्परेचर दे रहे हैं, शक्कर को पानी में घोल रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक हो गया। तो आप हीट दे रहे हैं इसलिए वो क्या हुआ, प्लस, हीट आ रहा है उसके अंदर इसलिए प्लस कहलाया। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। वो प्रोसेस किस प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अब फिर से आप याद करिए, क्लास 10 में हम लोगों ने आप लोग को पढ़ाया था कि जो मीथेन है, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हमने बताया था आपको। मीथेन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये मीथेन था, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, CO2 और क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आगे हम क्या लगा देंगे, 2 कोफिशिएंट लगाए। अब कोफिशिएंट लगाते मैंने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2,
यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 यानी 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है केवल 2 ही है, तो 2 आगे और लगाए। अब चेक करते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे कितना 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 2 4 यानी रिएक्शन बैलेंस। ये रिएक्शन क्या होती है एक्सोथर्मिक होती है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा माइनस रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और किसकी रिएक्शन होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में क्या निकालते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है पूरी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा जो लिक्विड है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो भी प्रोसेस क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, या फिर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो भी एंडोथर्मिक होता है। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है, ये भी आप लोगों को बता रखा है। आप लोगों ने देखा होगा पानी की बोतल पे फ्रिज से जैसे हम बाहर निकालते हैं फ्रिज के बाहर बोतल में पानी की जो बबल्स होते बूंदे होती है छोटे छोटे वो दिखती है, गीला गीला दिखता है, तो वो क्या होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस है, यानी गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जब भी होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा माइनस होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इसने फिर देखा कि ली सताली ने देखा कि टेम्परेचर का तो यार इफेक्ट पड़ रहा है, अब किसके हिसाब से एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है इसके बेस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। उसने देखा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसने देखा प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कब जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं, यानी जीरो इफेक्ट होता है। ये क्या है ली सतालिए का लॉ है। ली सतालिए के लॉ के हिसाब से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट जो है डिफरेंट है और प्रेशर के लिए नो इफेक्ट है, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, प्रेशर के लिए टोटल इफेक्ट जो होता है जीरो। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आता है कि सॉलिड को कोई सॉलिड, और ऐसा नहीं देगा कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व, कोई एग्जांपल आपको देगा कि इस चीज को इसके अंदर इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व करने पर अगर उसमें और एक्स्ट्रा प्रेशर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि दे देगा नेफ्थलीन को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व करने पे उसमें और बाहर से 512 बार का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बढ़ जाएगी घट जाएगी, क्या होगी नो इफेक्ट रहेगा। गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान देना है ना। अगला कंसेप्ट हम देखेंगे गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। गैस डिसॉल्व जो हमने आपको बताया यहाँ पे हेनरी का कंसेप्ट आएगा। हमने आपको कोको कोला की बोतल से समझाया था कि प्रेशर जैसे ही निकाला तो क्या हुआ सॉल्युबिलिटी कम हो गई, प्रेशर जैसे ही इसमें बढ़ाया तो क्या हुआ सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। नाउ गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गई नाइट्रोजन, ये पानी के अंदर डिसॉल्व रहती है, इसी वजह से ही तो मछलियां पानी के अंदर में सांस ले पाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल रही है पानी के अंदर घुली हुई। ठीक है, HCl जो होती है हाइड्रोक्लोराइड गैस फॉर्म में, ये भी डिसॉल्व रहती है किसमें पानी के अंदर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये ध्यान रखना। किस कंसेप्ट में गैस में जस्ट अपोजिट है। सॉलिड में हमने क्या बताया था टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो रहा था सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, किसमें एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी तो टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन गैस में तो क्या है पूरी तरह से टेम्परेचर आप बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, प्रेशर आप बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। जब भी ये कंफ्यूजन होगा प्रेशर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, हमेशा कोको कोला की बोतल को आप ध्यान कर लेना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए आपको एक ट्रिक बता दिया, तुरंत कोको कोला की बोतल ध्यान करना कि मैंने ढक्कन खोला यानी प्रेशर को निकाल दिया तो प्रेशर बाहर निकला तो गैस जो घुली हुई थी लिक्विड में वो क्या हो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। बिल्कुल क्लियर रहे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, प्रेशर कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। गैस का अगर आप अलग से टेम्परेचर देंगे, गैस घुली हुई है पानी में, जो गैस घुली हुई रहती है हम टेम्परेचर देते जाते हैं तो वो क्या हो जाता है वेपोराइज्ड होता है, उसे क्या, ये भी आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी ये ध्यान करना हो कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस पे, तो ये हमेशा ध्यान करना। पानी है भगोने में हमने पानी रखा हुआ है, उसको जब हीट दे रहे हैं यानी टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या बनती है वेपर बनती है, भाप बन के पानी उड़ता जाता है यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है। नाउ
नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, ये कंसेप्ट आता है हेनरी का लॉ। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि गैस को आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करिए, ठीक है, इसलिए डिसॉल्व रहता है, पर गैस को हम और भी ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये एक पिस्टन था बाहर में, उसके अंदर में एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर में गैस के पार्टिकल जो सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर में मौजूद है, ठीक है। पहले से कुछ गैस के पार्टिकल्स में डिसॉल्व है, कुछ सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन के ऊपर पहले W1 वेट था, ठीक है, थोड़ा प्रेशर दे रहे थे, अब उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिए, W1 W2 W3 प्रेशर बढ़ाया, तो हमने क्या देखा कि गैस के पार्टिकल जो सॉल्यूशन के ऊपर सरफेस पर थे, पार्शियल प्रेशर जब हमने इंक्रीज किया तो क्या हो, गैस के पार्टिकल और ज्यादा उसके अंदर क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। सॉल्यूशन के अंदर में और ज्यादा गैस के पार्टिकल डिसॉल्व हो गए, कब, जब पार्शियल प्रेशर हमने इंक्रीज किया। तो यहां से आ जाता है हेनरी महोदय आ जाते हैं, उनका प्रवेश हो जाता है। वो कहते हैं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, ये ध्यान देना है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब तक की सॉल्युबिलिटी होगी, जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए। पहले भी आपको बताया क्रिस्टलाइजेशन में भी, यानी सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड में, तो वहां भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम आने के बाद सब थम जाता है, सब रुक जाता है। वैसे ही हेनरी लॉ में भी क्या बताया गया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए, जब तक गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एक इसमें मन में डाउट आता है कि सर अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का क्या इंपैक्ट है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, तो अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं दिया है तो डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं दिया है तो सीधा मानना है कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपने देखा ना, अलग से पिस्टन में हम प्रेशर दे रहे हैं तो सरफेस पे मौजूद जो गैस के पार्टिकल थे, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में पहले से कुछ गैस घुली हुई थी, सरफेस में मौजूद जो गैस के पार्टिकल थे उसमें पार्शियल प्रेशर हमने अप्लाई किया, पार्शियल प्रेशर अप्लाई करने पे उसके अंदर उसकी डिसॉल्वेशन जो है और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ बनता है, इसको हेनरी का ग्राफ भी बोल देते हैं। ये ग्राफ हर टाइम आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे क्या है, HCl गैस फॉर्म में, HCl का आंशिक प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर, HCl का पार्शियल प्रेशर, तो HCl का पार्शियल प्रेशर और HCl का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जब ग्राफ को बनाया गया तो ये देखा गया कि जो ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, यानी मोल फ्रैक्शन जो है गैस का, मोल फ्रैक्शन जो है वो जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ाते जाएंगे मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर उनकी मात्रा बढ़ती आती है। मोल मैंने पहले भी आपको बताया था, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक छोटा सा ना गुब्बारा समझ लीजिए, उस छोटे से गुब्बारे में जैसे हम लोग जो बर्थडे पार्टी में कई चीजें भर देते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े भरे रहते हैं, तो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े क्या है, उसको मान लीजिए कि एक मोल में 6.0223 × 10⁻23 जो पार्टिकल होते हैं ना वो है, और एक पूरा गुब्बारा क्या है, एक ठो मोल हो गया। कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं, वो पूरा गुब्बारा एक ठो मोल हो गया, और उस मोल में कितना होते हैं पार्टिकल, तो उस मोल के अंदर जो भरा हुआ है 6.02 × 10⁻23 ना। और मोल फ्रैक्शन हमने आपको बताया था, कोई फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, छोटी चीज जो बड़ी चीज के अंदर डिसॉल्व है, सॉलिड जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है वही क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पे मोस्ट फेवरेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, नाइट्रोजन गैस है, 273 केल्विन टेम्परेचर है, 273 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस, उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो इतना इतना है, डैश है, उसके ऊपर इतना पार्शियल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, उतना पार्शियल प्रेशर पे मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका वो इतना इतना है, ठीक है। तो अब उसका पूछेगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। नाउ हेनरी ने अपने प्रोसेस को यानी अपने कंसेप्ट को थोड़ा और आगे किया, उसने बताया सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर जो हम देते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। उसको ऐसा समझिए कि यहाँ पे हमने बताया ना सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रेशर की, गैस की सॉल्युबिलिटी, यानी इस गैस की जगह पे हम मोल फ्रैक्शन भी लगा सकते, गैस का मोल फ्रैक्शन, गैस के पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन
उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। तो वही है, पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन यानी एक्स के, यानी ऐसा समझिए पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये क्या है, गैस की सॉल्युबिलिटी है। यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन का नंबर भी जो है वो बढ़ता जाता है। मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूशन के अंदर में नंबर ऑफ मोल्स की मात्रा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, वही मोल फ्रैक्शन। तो अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, के एच आएगा। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट आया, हेनरी कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है, ये है गैस की सॉल्युबिलिटी। और अगर हम हेनरी कांस्टेंट को बराबर करते हैं कि एक्स करें यानी मोल फ्रैक्शन निकाले, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अपॉन में के एच। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है कि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर जो है इतना है, हेनरी कांस्टेंट जो है वो उसका इतना है, तो अब दिए हुए मोल फ्रैक्शन पे उसकी सॉल्युबिलिटी निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को जो दिया है उनको पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू आने पे उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो जो हमने मोल फ्रैक्शन आपको बता रखा है कि एक्स कितना डिजोल्व है पूरे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ आपको रेट दिया होगा कि सॉल्यूशन की मात्रा जो है इतनी है। तो एक्स की वैल्यू यहां से आपको आ गई, ठीक है, यानी मोल की वैल्यू आपको यहां से आ गई, और उसमें टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना है, यानी जो सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है दोनों मिला के जो सॉल्यूशन बना है उसकी मात्रा कितना है, तो अपान में वो आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा सर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आता है कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है मोल फ्रैक्शन के साथ जुड़ी हुई है। आप कितना भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप बढ़ाए तो KH की वैल्यू बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, वाटर स्पेसिफिक कंफर्टेबल होता है एड वाटर के लिए। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, हेनरी का, ली शतालिए का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, रटने वाली इसमें यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होती है। स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है ये भी आपको बता दिया, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है, सिर्फ जो एग्जाम्पल आपको दिया है वो दिमाग में रखिएगा, बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन जो है आपका रुकने वाला नहीं है यहाँ पे। और ये जो आपको कंसेप्ट बताया है, इस कंसेप्ट के बेस पे आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो भी इजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर हेनरी लॉ के ऊपर जो ये क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लेते हुए फिर हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है।